अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है हजमिया का निज़ाम, यानी खुराक का हजम होना या खुराक का टूटकर सिंपल फॉर्म में आना क्या कहलाता है? डाइजेशन, यानी हजमिया कहलाता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास माउथ से स्टार्ट होता है, लेकिन इससे पहले हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने डाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं। डाइजेशन जो हमारे पास है वो एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन एज वो डाइजेशन है जो खुराक होता है वो हमारे टीथ के जरिए से, यानी हमारे दांतों के जरिए से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होता है, या फिर मतलब तकसीम होता है छोटे टुकड़ों में। इस डाइजेशन को यानी दांतों के जरिए से खुराक का टूटना या फिर छोटे टुकड़ों में तकसीम होना मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं इसको। और केमिकल डाइजेशन जो है वो केमिकल्स के जरिए से या एंजाइम्स के जरिए से या एसिड्स वगैरह जो हमारे आंतों वगैरह में मौजूद होते हैं, या फिर हमारे जूसेस वगैरह होते हैं, या फिर हमारे स्टमक में जूसेस एसिड्स मौजूद होते हैं, उनके जरिए से डाइजेशन होना या खुराक का टूटना केमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होती है, लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ माउथ में होती है। माउथ के निकलने, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा हुआ नोट किया हुआ है जिसको हम इवला कहते हैं, जो मुंह खोलने पर हर इंसान को नजर आ जाता है, एक छोटी सी जबान की तरह हमें नजर आ रहा होता है, जिसको हम उर्दू बायोलॉजी में इवला कहते हैं। इवला का काम होता है कि वो खुराक या वो पानी जो हम खा रहे या पी रहे हैं, ताकि वो नाक के रास्ते से या नाक के जरिए नाक की तरफ ना आ जाए, वो डायरेक्ट ओसोफेगस या खुराक के नाली की तरफ चले जाए। तो इस वजह जब खुराक निकलता है, हम निकलते हैं या खुराक नीचे की तरफ जाता है, तो ये इवला जो होते हैं वो नाक का जो रास्ता होता है वो बंद कर देते हैं। इसी वजह से इवला का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। और तो खुराक ये जो जगह है या फिर माउथ का जो खाली एरिया होता है, इसको हम बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी के बाद ये फिर जैसे हम खुराक को निकलते हैं, यहाँ पर दो पाइप आ जाते हैं। एक होता है हमारे पास ट्रेकिया, एक होता है फूड पाइप। यानी एक वो नाली होती है जो लंग्स की तरफ जा रही होती है, और एक वो नाली होती है जो खुराक मतलब मैदे के पास जा रही होती है। अब लंग्स और मैदे के खुराक, लंग्स की जो नाली है और मैदे के खुराक की जो नाली है, वो दोनों अलग अलग है और दोनों की ओपनिंग एक ही जगह पर है। तो इनकी ओपनिंग्स के लिए, जैसे यहाँ मैंने इवला का बताया था, इसी तरीके से यहाँ पे एपिग्लोटिस मौजूद होता है, जो कि खुराक निगलने पर वो एपिग्लोटिस जो होते हैं वो लंग्स का रास्ता बंद कर देते हैं, या फिर ट्रेकिया का जो ओपनिंग होता है वो बंद करके खुराक को मैदे की तरफ अलाउ कर देते हैं। अब खुराक का इस पाइप में या फिर आंतों में मूव करना, ये जो खुराक का वेव की शक्ल में या फिर लहर की शक्ल में मूव करना होता है, जैसे यहाँ मैंने आप लोग ड्रा किया हुआ है। अब खुराक जिस नाली से गुजरता है या आंतों से गुजरता है या इसी फूड पाइप से गुजरता है, तो वो मसल्स जो होते हैं वो थोड़े से मतलब जगह दे देते हैं उस खुराक को और आगे की तरफ पुश करते हैं। तो इस मूवमेंट को, यानी मसल्स का आजाद होके उस खुराक को नीचे की तरफ पुश करने को या फिर इस खुराक का नीचे की तरफ जाने को, इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और वो खुराक जो बिल्कुल निगलने के लिए तैयार हो जाते हैं या निगलने के काबिल हो, उस खुराक को हम बोलस कहते हैं। सही, खुराक का एसोफेगस से या फूड पाइप से नीचे आने के बाद ये मैदे में आते हैं, जो कि 2 घंटे में मैदे में रहता है, और मैदे में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिनकी मदद से ये खुराक टूटता है या डाइजेस्ट होता है या हजम होता है। 2 घंटे के बाद ये जो खुराक है या फिर जो डाइजेस्टेड खुराक है वो आगे नीचे आंतों में आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ जाते हैं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में दाखिल होने के बाद ये बिल्कुल जो ये पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, उनको हम ड्यूडेनम कहते हैं। तो ड्यूडेनम में दाखिल होने के बाद यहाँ पर बाइल यानी गॉल ब्लैडर से बाइल आ जाते हैं और पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूसेस आ जाते हैं, जो कि खुराक को डाइजेस्ट करने में, मजीद डाइजेशन में काम आते हैं। सर, और तो ये यहाँ पे ये जो जूसेस होते हैं ये भी ऐड हो जाते हैं, और यहाँ इंटेस्टाइन्स के अपने भी जूसेस होते हैं जो कि खुराक को मजीद डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। अब खुराक जो होता है ये यहाँ के मजीद डाइजेस्ट हो जाते हैं या फिर इंटेस्टाइन्स में भी
डाइजेस्ट हो रहे होते हैं या फिर मैदे में भी डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो डाइजेस्टेड खुराक जो होते हैं उनमें से अब खुराक भी अलग हो गई, यानी काम की चीजें जो है वो भी अलग हो जाते हैं, और जो कचरा होता है जिसको हम स्टूल कहते हैं या पखाना कहते हैं वो सारे मिक्स होते हैं। अब इनसे बॉडी की तरफ इन चीजों को ऑब्जर्व करना या फिर बॉडी तक पहुंचाना या फिर इस आंतों से अलग करके बॉडी की तरफ लेके जाना, ये काम होता है हमारे पास विली का। विली स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो सरफेस होता है, इंटरनल जो सरफेस होता है वो पूरा, जैसे आप लोगों ने एक तौलिया देखा होगा जिसमें छोटे छोटे से बालों की तरह हमें नजर आते हैं, इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये हमें नजर नहीं आते आम आंख से, तो ये माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मतलब सारे जो आंतों का अंदरूनी जो सरफेस होता है वो सारा विली से इस तरह के स्ट्रक्चर से भरा हुआ होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज, खून की नालियां मौजूद होती हैं छोटी छोटी सी, जो कि खुराक को ऑब्जर्व करके हमारे बॉडी तक पहुंचाते हैं, और जो स्टूल होते हैं वो वही आंतों में गुजर कर आगे जाते हैं। तो यहाँ पर खुराक का छोटी आंतों से बड़ी आंतों में आने के बाद यहाँ क्योंकि उस पखाने में पखाना भी होता है और उसके साथ साथ हमारे पास पानी भी होता है, तो इस वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए जो यहाँ पर जो काम की चीजें थे खुराक पे, जैसे ग्लूकोज वगैरह जितने भी चीजें थे वो सब प्रोटीन विटामिन वो सारे अलग हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन जो पानी होता है वो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन्स में इस कचरे से या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनसे अलग होता है। लार्ज इंटेस्टाइन्स में इन मतलब पानी का अलग होने के बाद ये आंतों में मूव करके यहाँ पर रेक्टम के पास आते हैं, जो कि रेक्टम में कुछ टाइम के जैसे मसाने में यूरिन जाके जमा होता है कुछ टाइम के लिए, ताकि हमें हाजत पूरा करने के लिए कोई जगह मिल जाए और हम अपना हाजत पूरा करें। तो इसी तरीके से कुछ टाइम के लिए रेक्टम एक पाउच होता है जहां पर ये पखाना या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है ये जमा होता है, और जैसे ही मतलब जगह मिले, मौका मिलता है, तो फिर हम इस वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर निकलते हैं एनएस के थ्रू। तो अगर हम यहाँ पे, ये तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था, लेकिन अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन्स की मतलब डिटेल लेके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के मजीद 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और एलियम। जो पहला पार्ट है जो स्टमक से स्टार्ट होकर जो सी शेप होता है इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, और जो बीच का जो मिडिल पार्ट होता है इंटेस्टाइन्स का, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, इसको हम जिजिनम कहते हैं, और जो लास्ट पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन्स के साथ मिल रहा होता है या फिर इसके साथ जुड़ रहा होता है लार्ज इंटेस्टाइन्स के साथ, इस वाले पार्ट को हम एलियम कहते हैं। सही, तो ये 3 पार्ट्स हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन्स के। अब अगर हम लंबाई की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होते हैं वो 20 फीट होते हैं लंबाई में। अगर हम इसकी लंबाई देखें 20 फीट होती है, और इसका अगर हम डायमीटर देखें यानी इसकी गोलाई यानी आंतों का जो मोटाई होता है या फिर इसका एरिया होता है वो 1 इंच होता है। 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर बनता है। तो इसका जो डायमीटर है या इसका जो गोलाई है वो 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच होता है। और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन्स की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन्स का ये जगह, अब ये अपेंडिक्स मौजूद होता है राइट साइड में, तो ये वाला जो जगह जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है इसको हम असेंडिंग कॉलन कहते हैं। ये जगह जो असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन के बीच में यानी राइट और लेफ्ट साइड के कॉलन के बीच में ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। और ये ट्रांसवर्स कॉलन से लेकर यहाँ तक बिल्कुल यहाँ लेफ्ट साइड के नीचे की तरफ, नीचे हिस्से की तरफ यहाँ तक जो पार्ट होता है या कॉलन होता है उसको हम डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन रेक्टम के स्टार्ट होने से, और ये जो डिसेंडिंग कॉलन है इसके एंड से जो स्टार्ट पोर्शन होता है, ये बीच का जो पोर्शन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन्स का ये वाला पोर्शन जो है इसको हम सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। ये सारे मैंने नाम लिखे हुए यहाँ पे। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम रेक्टम कहते हैं, जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुकते हैं और बाद में बॉडी से खारिज हो जाते हैं। अगर लार्ज इंटेस्टाइन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बीच में अगर देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लंबाई में 20 फीट थे, लेकिन अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन देखें तो 5 फीट होते हैं लंबाई में। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मोटाई में यानी इसका जो डायमीटर था
वो 1 इंच थे, जो कि 2.5 सेंटीमीटर बनते हैं। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन्स का जो डायमीटर होता है, जो एरिया होता है, बिल्कुल जो आंतों का जो मोटाई होता है, वो 3 इंचेस है। 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर है, तो 3 इंच 7.5 सेंटीमीटर आते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यही तक था। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।